जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ाई गई है। यहां एसएसपी ने सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। बता दें कि पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ की प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। इसके मद्देनजर पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था पर खास ध्यान रखा जा रहा है। तो एसएसपी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक ली है पुंछ और खासतौर से जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। G20 के समिट से पहले, बैठक से पहले हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जो नाके लगाए गए हैं वहां पर गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और इसके अलावा जो गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स की भी वेरिफिकेशन की जा रही है। तो पुंछ के मुख्य मार्गों पर भी सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं ताकि हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा सके। एसएसपी ने सुरक्षा समीक्षा बैठक ली है कि कहीं पर कोई अनहोनी ना होने पाए, ना कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आने पाए। G20 की बैठक से पहले सुरक्षा के चाको चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। पुंछ में भारत पाकिस्तान सीमा पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और पुंछ के मुख्य मार्गों पर भी सिक्योरिटी जवानों को तैनात किया गया है और यही वजह कि इस एक समीक्षा बैठक की गई है ताकि कोई कमी सिक्योरिटी में न रहने पाए। G20 बैठक की सुरक्षा को लेकर सख्त इंतजाम किए गए हैं। तो पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और इसी कड़ी में पुंछ और पुंछ से जुड़े हुए जो सरहदी इलाके हैं यहां पर भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। G20 बैठक की सुरक्षा सख्त कर दी गई ताकि कोई अनहोनी न होने पाए। भदरवा से इस वक्त बड़ी खबर है जहां चिराला रेंज में बेरोकटोक हरित कटान अवैध रूप से गिरे दर्जनों हरे पेड़। पुलिस ने 70 टिब्बर जब्त किए हैं। ठाठरी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वन विभाग अभी तक संज्ञान नहीं ले रहा है। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता दें, भदरवा से बड़ी खबर है जहां पर चिराला रेंज में बेरोकटोक हरित कटान हो रहा है। अवैध रूप से दर्जनों हरे पेड़ गिरे हुए मिले हैं। पुलिस ने 70 टिम्बर जब्त कर लिए हैं। ठाठरी थाने में शिकायत भी दर्ज कराई गई लेकिन अभी तक वन विभाग ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भदरवा से खबर है जहां पर बेरोकटोक और बेखौफ होकर जो हरे पेड़ हैं उन्हें एक तरह से काटा गया है लेकिन वन विभाग ने अभी इसका कोई संज्ञान नहीं लिया है। हालांकि इसकी शिकायत भी दर्ज कराई गई है क्योंकि बड़ी तादाद में जो जंगली इलाका है यहां पर स्मगलर्स अपने नाकाम जो इरादे होते हैं उन्हें एक तरह से अंजाम देते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो हरे भरे पेड़ हैं उन्हें बेदर्दी से काटा गया है लेकिन अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीधे हमारे सहयोगी सायर हुसैन के पास चलेंगे। सायर, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? और कहा जा रहा है कि इतनी बड़ी तादाद में पेड़ों को काटा गया है लेकिन वन विभाग ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। बिल्कुल हो रहा है। इस वक्त हम चिराला रेंज के फॉरेस्ट में मौजूद है जहां पे आप देख सकते हैं खुले आम जो है वो पेड़ों की कटाई जो है वो हो रही है। आप इस वक्त देख सकते हैं ये दो बड़े पेड़ है जिनकी हाइट इस वक्त कम से कम 50 फुट के करीब है और जब ये पेड़ काटा गया होगा इसकी हाइट कोई 100 फुट के करीब रही होगी। उसके अलावा जहां पे हम इस वक्त मौजूद हैं ये धर्म घाट का इलाका है जहां के कोई 200 मीटर के रेडियस में ही कोई 20 से 25
पेड़ों को, सब्ज पेड़ों को जो है वो काटा गया है। उसके अलावा हमने रात को भी जहां कंपार्टमेंट नंबर 3-4 जो कि सुंदरकोट का इलाका है वहां भी हम पहुंचे थे। वहां पे भी जो है सूरत हाल बिल्कुल यही है। तो इस इलाके में जो है वो बड़ी बेदर्दी से जो है और इस पैमाने पे ये ग्रीन फेलिंग हो रही है, इसको चेक करने वाला कोई नहीं है। हालांकि पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा सीजर किया था जिसमें उन्होंने 70 जो है सिकेंड्स जो है वो बरामद किए थे, उनको कस्टडी में लिया था और जिसकी छाती में जो है वो एफआईआर भी लॉन्च हुई। हमारे साथ इस वक्त एनवायरमेंटलिस्ट भी कौन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा पहले, तो उसके बाद आप किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन जो है इस वक्त आप यहाँ पे दिख रही है? देखिए, मेरा नाम ताहिर नदीम खान यूसुफजई है। अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे जो ग्रीन फेलिंग है, जो कल रात से हम मनाजिर देख रहे हैं, मैंने अपने 20 साल के कैरियर में कहीं पर भी कभी भी इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से ग्रीन फेलिंग नहीं देखी है। और बड़ा बेदर्दी से ये कहें कि जो एक एनवायरनमेंट को जानने वाला, एनवायरनमेंट को पहचान, उनके लिए ये मनाजर दर्दनाक है। जैसे कि लिख के आता है कि आप ये मनाजर ना देखें, दर्दनाक है, वैसे ही दर्दनाक मनाजर यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी बात जो हमें यहाँ पे ये आके लगा कि इस दूर दराज इलाके में बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से टिम्बर स्मगलिंग हो रही है। उसकी वजह जो यहाँ का चिराला की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि मोटरेबल रोड PMGSY की बनी हुई है और यहाँ से डेंस फॉरेस्ट है और यहाँ से टिम्बर जो है, इलीगल टिम्बर जो है वो सप्लाई होता है ठाठरी, पंछी और बेला में, जो हमें रिपोर्ट्स मिली है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स या टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनकी मिली भगत के बिना ये नहीं हो सकती कि इतने बड़े पैमाने पर अगर हम अनजान लोग, हम भद्रवा से आकर यहाँ पर लोकेट बड़ी आसानी से लोकेट करते हैं फॉरेस्ट में, इतना बड़ा जो है डैमेज, तो उनके लिए तो कोई ये मुश्किल, उनके लिए तो केक बात है, क्योंकि हर कंपार्टमेंट में इनका अलग से बीट गार्ड होता है। उसके बाद उनका ब्लॉक अफसर होता है, जिसे BO कहते हैं या फॉरेस्टर कहते हैं, उसके ऊपर रेंज ऑफिसर होता है। और इस चिराला रेंज में जो हमें इतला मिली है कि यहाँ पे मैकेनिकल कटर, जिसको कि DC डोडा जो है विशेष पाल महाजन, उन्होंने ब्लैंकेट बैन लगा दिया है कि फॉरेस्ट में आप मैकेनिकल कटर यूज नहीं कर सकते। और आप ये देख रहे हैं जो ये कटिंग है, ये मैनुअल कटिंग नहीं है, ये क्लियर कट है कि ये मैकेनिकल कटिंग। उसका मतलब ये बड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसे मैकेनिकल कटर यूज किए हैं और एनवायरनमेंट को बहुत बेदर्दी से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जहां एक तरफ जो है जो यूटी इंतजामिया है क्लेम करती है कि हम हर साल 50 से 60 लाख नए पेड़ प्लांटेशन करते हैं, वहीं पे मुझे लगता है कि इस छोटे से चिराला इलाका में पर डे की एवरेज करीबन 100 से 200 पेड़, ग्रीन पेड़, सिदार पेड़ गिराने। और मैं बड़े अफसोस से मैं कहना पड़ता है, जो सिदार कटी है, जो पेड़ दो गिरे हैं, इनकी मिनिमम एज जो है 70 साल रहेगी। 70 साल में ये फुली ग्राउंड होता है। 50 से 70 ईयर इसकी एज है जो इसका दाया है और जिससे लगता है जिससे रिंग्स बनी है, इससे क्लियर कट इसका एज पड़ता है कि 50 साल इस पेड़ को बनने में लगे हैं। और ये जो पेड़ गिराए हैं, ये सिर्फ ऊपर का हिस्सा है, 50 मीटर लंबा है, उसका मतलब 100 मीटर से ऊपर लंबा रहा होगा ये, जिसका तना काट के स्कैंट बना के वो स्मगल करके स्मगल बाकी छोड़ दिया। जैसे वो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत बड़ा लाग इसी का वहाँ पे पड़ा हुआ है, वो जो उस जगह पे है। इसमें से करीबन ये जो लाग है, करीबन ये 30,000 की मालियत के इसमें से टिम्बर निकलेगा। और उससे अंदाजा लगी छोटी सी जगह में लाखों रुपए का टिम्बर स्मगल किया गया। और रात को जब हमने मनाजर देखे, वहां से गालवन शिफ्ट किया गया। पुलिस का एक्शन प्रोएक्टिव है, हमने SSP को इन्फॉर्म किया, उन्होंने इमीडिएटली टीम भेजी, SHO ठाठरी को भेजा और कुछ ही देर में यहाँ रेड पड़ेगी और सीजर किया जाएगा। 2 दिन पहले भी उन्होंने 70 सेकेंड इसी इलाके से सीजर किए थे। उसके बाद भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, टेरिटोरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है अब तक। ये बड़ी मज़ाका खेज और बड़ी अजीब अचंभा लगता है हमें कि जो डिपार्टमेंट इसके लिए बना, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेगा। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, CCF चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट है BM शर्मा, उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनको जो है जियो टैग फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी डाले, लेकिन उन्होंने रिवर्ट बैक नहीं किया। जो इनके चिनाब सर्कल के जो CF है, कंजर्वेटर फॉरेस्ट चिनाब सर्कल, मिस्टर जितेंद्र, मैं नाम लेके बताऊंगा, उनको हमने इतला दी सबसे पहले, क्योंकि सबसे हमारा फर्ज बनता है कि उनको बताएं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हम इन्वॉल्व करें, लेकिन उनकी तरफ से भी अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। उससे लगता है कि कहीं ना कहीं फॉरेस्ट माफिया के साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एहलकार जुड़े हुए हैं, इसीलिए खुली छूट है और खुले तौर पर स्मगलिंग यहाँ से हो रही। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हम LG इंतजामिया से ये डिमांड करते हैं, या जो फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री है, यूनियन फॉरेस्ट एनवायरनमेंट, उनसे करते हैं कि वो इसमें
इंटरफेयर करें। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे आने वाली नस्लों को, क्योंकि हमें भी कुछ सालों के बाद ये जो अभी भी हमें जंगल दिख रहा है ये कंप्लीट बैरन दिखेगा। बिल्कुल सर, क्योंकि ठाठरी थाने में शिकायत दर्ज की गई है, पुलिस का क्या कुछ कहना है? एक बड़ा इल्जाम यहां पर इनके जरिए लगाया जा रहा है कि जो वन विभाग है उसकी मिली भगत है। वन विभाग ने अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। ठाठरी में थाने में शिकायत दर्ज हुई है, पुलिस का अब तक क्या कुछ बयान है, क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से हुई है? बिल्कुल हो रहा है। पुलिस से जब हमारी बात हुई थी, उन्होंने 70 स्कैंड जो है वो सीज किए थे। उसके बाद उन्होंने एफआईआर भी जो है वो ठाठरी में लॉन्च की थी, और उसमें आपने भी शायद उसमें आपका भी एक अहम रोल था उसमें, जब वो स्कैंड पकड़े गए थे आपका उसमें अहम रोल था। तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिली थी कि उसके बाद पुलिस ने क्या एक्शन किया? एफआईआर तो लॉन्च हुई, क्या उसमें कुछ अरेस्ट वगैरह भी हुए थे? देखिए अभी तक अरेस्ट नहीं की, क्योंकि इसमें टेक्निकल ये होता है कि फॉरेस्ट का जो भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस का सीजर किया जाता है, टेक्निकली पुलिस डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करना पड़ता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। और जब हमारे एसएसपी डोडा अब्दुल साहब से बात हुई, बड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच रही होगी। मैंने कि जो पहले कहा कि पहले हमने कंजर्वेटर चिनाब सर्कल मिस्टर जितेंद्र को इन्फॉर्म किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन जब हमने एसएसपी को इन्फॉर्म किया, उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और सीजर किया। 70 स्कैंड उसको बेला करके विलेज है, वहां पे पड़ा हुआ सीजर, और ठाठरी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी लॉन्च की हुई है और उस पे कुछ लोगों के नाम भी है। लेकिन टेक्निकली अब उनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, सीजर उनके पास देना पड़ेगा, वो उन्होंने इन्फॉर्म किया। और इस वक्त भी जब हमने, जो मैंने कहा कि जो पीसीसीएफ है, प्रिंसिपल कंजर्वेटर चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डीएम शर्मा, उनको फोन किया, उन्होंने फोन नहीं किया। उसके बाद हमें मजबूरन फिर दोबारा एसएसपी डोडा को फोन करना, और उन्होंने इमीडिएटली ठाठरी से, जो ठाठरी पुलिस स्टेशन से एसएचओ की सरबराही में टीम यहाँ के लिए रवाना की हुई है। और उन्होंने कहा कि हम ये भी सीजर करेंगे, रजिस्टर्ड केस करेंगे, जहां जहां भी डैमेज पाई जाती है। हम अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा तो पुलिस इसमें प्रोएक्टिव रोल निभाएगी, बिल्कुल कोशिश करेगी। सर, पहली नजर में वन विभाग की बड़ी लापरवाही यहां पर नजर आ रही है कि वन विभाग के तले ही इतनी बड़ी स्मगलिंग की जा रही है, लेकिन अभी तक वन विभाग ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। बिल्कुल आप इस पर नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके पास आएंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 की बैठक के लिए पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही पुंछ में भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में भी सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। यहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के जवानों और अधिकारियों को तैनात किया गया है। साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ा दी गई है। और इस पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी मुनीश। तो साथ ही सभी मुख्य मार्गों पर नाके लगाकर गश्त बढ़ाई गई है। यहां बाकायदा इंतजामिया की तरफ से सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त आतंकियों की ओर से लगातार घुसपैठ के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके निशाने पर G20 बैठक है। इसके मद्देनजर पुंछ में सुरक्षा व्यवस्था पर खास फोकस किया जा रहा है। हर आने जाने वाली गाड़ी की जांच पड़ताल की जा रही है और सीधे हम पुंछ का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी मुनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, पूरे जम्मू कश्मीर की तरह ही पुंछ में खासतौर से सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है G20 की बैठक से पहले। जी बिल्कुल, आपको पता है कि पुंछ जो है एक सरहदी इलाका है और पाकिस्तान की तरफ से वहां पर लगातार जो है नापाक हरकतें की जाती हैं, घुसपैठ की कोशिश करवाई जाती हैं। तो उसको देखते हुए पुंछ में जो है सिक्योरिटी जो है काफी कड़ी कर दी गई है और जगह जगह नाके लगाए गए हैं। कई जगह पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जो है वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं कि ताकि G20 से पहले आतंकी कोई अपनी नापाक हरकत को अंजाम ना दे सके, क्योंकि आतंकियों की तरफ से लगातार जो है पुंछ और राजौरी के लिए थ्रेट्स आ रही हैं और यहाँ पर हाई अलर्ट भी जारी है। और उसके साथ ही जो है सुरक्षा बल भी पूरी तरह चौकस है कि हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए। आपको बता दें कि कल ही जो है एसएसपी पुंछ ने जो है जितनी भी सुरक्षा एजेंसी हैं और खुफिया एजेंसी हैं उनके साथ बैठक ली है, विशेष तौर पर कि ये जो G20 है उसको लेकर किस तरह की सुरक्षा की जाएगी, क्या क्या जो है उसमें उस बता दें कि बैठक में जो है खास करके इस बात का किया गया कि जो आतंकी हैं, जो जिन्होंने आत्मसमर्पण किया हुआ है या जो सजा काट के आए हुए हैं या जो नशा तस्कर हैं या जो लोग जो है
किसी गलत मतलब कि जो है उसमें पड़े हुए आदतों में पड़े हुए उन लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए जो हिदायतें दी गई हैं, और साथ ही जितने भी सोशल मीडिया के जो है उस प्लेटफॉर्म पर जो है नजर रखने के लिए खास के तौर पर कहा गया है, क्योंकि इस समय खबरें ये भी आ रही हैं कि पाकिस्तान लगातार G20 को लेकर कहीं ना कहीं गलत जो है प्रचार कर रहा है। तो इसको देखते हुए जो है हर तरफ से जो पूरी तैयारी की गई है। जी बिल्कुल मुनीश, क्योंकि पुंछ ये बॉर्डर एरिया जिस तरह से आप बता रहे हैं, और ऐसे में यहां पर घुसपैठ करने की कोशिशें भी लगातार होती रहती हैं, क्योंकि G20 की बहुत अहम समिट होने वाली है। इससे पहले कोई घुसपैठ ना होने पाए, इसके अलावा ड्रोन के जरिए कोई अटेम्प्ट पाकिस्तान की तरफ से ना होने पाए, बॉर्डर के उस पार से कोई इस तरह की गतिविधि ना होने पाए। किस तरह की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, किस तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं? पुंछ में जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियां अपने लेवल पर सब लगी हैं और मिलकर आपसी तालमेल बना के भी लगी हुई हैं। और अगर बात करें हम नियंत्रण रेखा की, तो नियंत्रण रेखा पर खास तौर पर घुसपैठ और जो ड्रोन की घटनाएं हैं उन पर ध्यान रखा जा रहा है। और हाल ही में अगर बात करें तो एक दिन पहले जो है जो नॉर्दर्न कमांडर है उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने भी पुंछ के जितने सरहदी इलाके हैं उनका दौरा किया है और जितने जो फोर्सेज हैं उनके साथ बात की, और जो उन्होंने देखा कि किस तरह की तैयारियां हैं, जो एंटी मिलिटेंसी ग्रिड है वो किस तरह काम कर रहा है। तो पूरी तरह जो है चौकसी बरती जा रही है और हर तरह से जो है ये कोशिश की जा रही है कि आतंकियों की हर नापाक हरकत को नाकाम बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इस तरह की कोशिश करता है। और अगर बात करें खुफिया सूत्रों की, तो सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि जो लॉन्चिंग पैड है, लॉन्चिंग पैड पर बड़ी तादाद में जो दहशतगर्द हैं उनको तैयार रखा गया है कि उनको इस तरफ घुसपैठ करवाई जाए। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज और खास करके सेना की जो चौकसी है उसके कारण उनकी जो कोशिशें हैं वो नाकाम हो रही हैं, वो अभी तक घुसपैठ की कोशिश जो नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मुनीश, क्योंकि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस के नाके लगाए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के चौकियां बनाई गई हैं और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। जो मुसाफिर बसें हैं उनमें भी एक तरह से तलाशी ली जा रही है और हर आने जाने वाली गाड़ी के ड्राइवरों का वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, यानी सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जी बिल्कुल, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब जो दहशतगर्दी है इस समय जो दहशतगर्द हैं उनकी कोई स्पेसिफिक पहचान नहीं है। क्योंकि पहले था कि पहले एक उनकी ड्रेस कोड था, उनका एक फेस कोड था कि दाढ़ी है, लंबे बाल हैं। लेकिन अब जो आतंकवाद है उसका एक जो है ना कोई ड्रेस कोड है ना कोई फेस कोड है, तो उसके कारण ये सुरक्षा बल जो है किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहते। इसलिए हर किसी को जिस पे भी थोड़ा सा शक होता है उसकी पूरी जांच की जाती है, उसका आई कार्ड देखा जाता है, उसके सामान की तलाशी ली जाती है कि कहीं ना कहीं कोई दहशतगर्द जो है अपनी हरकत को इस अंजाम ना दे सके। क्योंकि तो बिल्कुल, यानी सिक्योरिटी में किसी तरह की कोई चूक ना होने पाए, इस वजह से पुंछ और बॉर्डर एरियाज में लगातार सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर। उधर G20 शिखर सम्मेलन के लिए अंतिम सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए डल झील और इसके आसपास के इलाकों में मरीन कमांडोज तैनात किए गए हैं। ये कमांडो मोटर बोट से डल झील में पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो मरीन कमांडोज हैं वो डल झील के अंदर पेट्रोलिंग करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में जो शिकारे और हाउस बोट्स होते हैं उसमें भी टूरिस्ट आते हैं और रुकते हैं, और इसी वजह से डल झील के अंदर ये सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मरीन कमांडोज बिल्कुल हमारे सामने, ये डल झील में मरीन कमांडोज कल आ गए थे और अभी गश्त इनकी चल रही है। ये SKICC का जो वेन्यू है उसको सिक्योर कर रहे हैं चारों तरफ से। मरीन कमांडोज आप मेरे सामने देख सकते हैं कि अभी यहाँ से ये पूरी गश्त करके SKICC का जो पूरा एरिया है, जो वेन्यू है G20 इजलास का, उसको सिक्योर कर रहे हैं दल की जानिब से। क्योंकि सामने जो CRPF और बाकी J&K पुलिस की सिक्योरिटी विंग ये पूरी तरह लगी हुई है। और ये जो डल झील का एरिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है, इसके साथ नगीन झील सटी हुई है, इस जानिब से सिक्योर करने के लिए कोई ऐसी वारदात ना हो या कोई ऐसी कोशिश ना करे कि वो डल की जानिब से जो मेन वेन्यू है वहां पे कोई नुकसान पहुंचा सके। उसको रोकने के लिए मरीन कमांडोज कल यहाँ पे लाए गए थे और कल से ये बाकायदा यहाँ पे गश्त कर रहे हैं। जो शहर का बाकी इलाका है वहां पे डोमिनेशन बनी हुई है सिक्योरिटी एजेंसीज की, और कोशिश यही है कि कोई ऐसी वारदात रोनुमा ना हो। ऐसे मौके पे जब एक बहुत बड़ा यहाँ पे बड़ी G20 की मीटिंग होने जा रही है, टूरिज्म
पे, और ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जिस पे हर किसी की नजरें हैं और कई लोगों को ये परेशानियां भी हैं। पाकिस्तान और चाइना इसकी मुखालफत करता रहा है और खदशात यही है कि यहाँ पे कोई वारदात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो कुछ भी है सब कुछ ठीक ठाक है और यहाँ कोई ऐसी वारदात रोनुमा नहीं हुई है, कोई ऐसी वारदात पेश नहीं आई है। और बाकी चीजों को रूल आउट करने के लिए यहाँ पे मरीन कमांडोज भी अब कल से गश्त कर रहे हैं और अभी आपको जैसे दिखाया कि ये मरीन कमांडोज यहाँ पे मुतवातिर गश्त कर रहे हैं रूल आउट करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई ऐसी कोशिश ना हो जो इस पानी के रास्ते से, जमीन के रास्ते से अब मुश्किल हो गया है, पानी के रास्ते से कोई ऐसी वारदात पेश ना आए। आफाक शाह के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में, सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की। स्थानीय लोगों ने ऐसे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वन विभाग के अधिकारी ने कहा कि किसी को भी वन संपदा को लूटने की इजाजत नहीं दी जाएगी। राजौरी के नौशहरा में दूरदराज के क्षेत्रों में तत्काल बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करते हुए J&K बैंक ने कैश चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि CUET से जुड़ा हुआ मामला है। कई छात्र परेशान हैं, परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर से बाहर दिखाए जा रहे हैं। छात्र समूह कल से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर में परीक्षा केंद्र स्थापित करने की छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। तो CUET से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। कई छात्र परेशान हैं क्योंकि इनका परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर से बाहर दिखाया जा रहा है। छात्र समूह कल से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कश्मीर में एग्जाम सेंटर स्थापित करने की मांग कर रहे हैं। तो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि छात्र कल से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कश्मीर में परीक्षा केंद्र की ये स्टूडेंट मांग कर रहे हैं क्योंकि ज्यादातर इनके जो सेंटर हैं वो जम्मू कश्मीर के बाहर है और इसी वजह से इन स्टूडेंट्स को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कई छात्र इसे लेकर परेशान हैं और यही वजह है कि अपनी मांगों को लेकर परीक्षा केंद्र जम्मू कश्मीर से बाहर दिखाए जा रहे हैं और इन स्टूडेंट्स की मांग है कि परीक्षा जो केंद्र है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हो ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और वो ठीक तरीके से अपने इस एग्जाम को दे सके। तो CUET से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है क्योंकि कई छात्र इस मामले को लेकर परेशान है क्योंकि इन छात्रों का जो एग्जाम सेंटर है वो जम्मू कश्मीर के बाहर है और यही वजह है कि छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसी वजह से छात्र समूह कल से ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी मांग है कि परीक्षा केंद्र कश्मीर में ही बनाए जाएं। और इसी खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी शब्बीर श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए। शब्बीर, CUET से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसमें छात्रों की मांग है कि उनका जो एग्जाम सेंटर है वो कश्मीर के बाहर है और ऐसे में इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पूरा ये मामला क्या है? देखिए हुरैरा, मामला ये है कि इस बार पहली बार CUET हो रहे हैं कश्मीर में। जी, जम्मू एंड कश्मीर में पहले नहीं होते थे, लोकल यहाँ पे एग्जाम्स हुआ करते थे। अभी इस बार कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट जो है वो यहाँ पे शुरू हो गए और तैयारियां दिख नहीं रही हैं कि हैं। हुआ ये है कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एग्जाम्स हैं 21 तारीख से शुरू होंगे और यहाँ के जो बच्चे, एक बड़ी तादाद बच्चों की है जिनके एग्जाम सेंटर्स यहाँ से बाहर हैं, चंडीगढ़ में है, पंजाब के कुछ इलाकों में है,
तो ये बच्चे परेशान हैं। इनका कहना है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए इनको अगर यहाँ से 20-22 हजार रुपए किराया दे के जाना पड़ेगा तो वो नहीं कर पाएंगे। कल बहुत बड़ी तादाद में बच्चे निकल आए थे, शाम थी, कुछ बच्चों ने प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट किया। कुपवाड़ा से बच्चे हैं जिनके एग्जाम सेंटर बाहर हैं। मसला ये है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए इतनी ताकत बच्चे नहीं कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं। हमने ये सोचा था पहले कि हो सकता है कुछ बच्चों ने यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचा हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म भरा हो या बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए, वो तो समझ में आ सकता था कि वो बच्चे यहाँ से बाहर जा सकते हैं एग्जाम्स के लिए, और पहले भी जाते रहे हैं। लेकिन अब की बार जिस बच्चे ने कश्मीर यूनिवर्सिटी में या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि CUET है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, तो उसका जो सेंटर इंटीमेशन आती है, सेंटर इंटीमेशन में उसको जो एग्जाम सेंटर वो दिखा रहे हैं वो चंडीगढ़ में है और कई जगहों पे है। और ये जम्मू कश्मीर के साथ ही नहीं हो रहा है, झारखंड में भी बच्चे इसी तरह की परेशानी से दो चार है। पिछले साल जब CUET हुआ था तब भी परेशानी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बार पहला है, तो ये बच्चे बहुत परेशान हैं। जहाजों का किराया आपको मालूम है, क्योंकि अब टिकटें मिलना बहुत महंगी टिकटें मिलेंगी। पहले से यहाँ पे जहाज का किराया जो है 15-16-17 हजार से लेके 20 हजार तक जा रहा है। तो एक बच्चा, और जो बच्चियां हैं वो खास तौर पे परेशान है, क्योंकि बच्चियों के साथ आपको पता है बच्चियां अकेली नहीं जा सकती। इम्तिहान 21 को होगा, तो कुछ बच्चों का ऐसा है कि 3-3 पेपर भी हैं। ये 21 से 28 तक चलेगा, तो 7 दिन के लिए उनको होटल्स में रुकना पड़ेगा। ये खर्चा कितना कौन बर्दाश्त करेगा? अगर ये 30-40 हजार रुपए का खर्चा होता है, इतनी तो पूरी अंडर ग्रेजुएट कोर्स की फीस हुआ करती थी। तो बिल्कुल अब ये तलबा ये पूछ रहे हैं कि ये उनके लिए आराम हो रहा है कि उनके लिए परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल शब्बीर, क्या इंतजामिया ने, क्योंकि कल से ही जो ये छात्र हैं, जो ये स्टूडेंट हैं, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, इनकी मांग है कि CUET का जो सेंटर है वो कश्मीर में ही बनाया जाए। क्या अभी तक इंतजामिया की तरफ से, प्रशासन की तरफ से इस पर कोई संज्ञान लिया गया है, इस पर कोई नोटिस लिया गया है? देखिए, कल शाम से इस पे कई बयान भी आए। सरकारी तौर पे अभी कुछ नहीं कहा गया, लेकिन गैर सरकारी बयान इस पे आ गए। जो सियासी लीडर हैं वो भी ये कह रहे हैं, उनकी दानिश में ये बातें आ गई कि बहुत परेशानी बच्चों को हो रही है। सरकार यहाँ की इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि ये मामला NTA का है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का है, वही टेस्ट कराती है। लेकिन ये यहाँ पे केस प्लीड कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों को परेशानी है। झारखंड वाले भी कुछ नहीं कर पाए, पिछली बार भी शायद बहुत कम ही कर पाए उन बच्चों के लिए जिनको वहां से 700 किलोमीटर, 1,000 किलोमीटर काट के कई जगहों पे इम्तिहान देने आना पड़ा। लेकिन उम्मीद बच्चे ये कर रहे हैं कि अभी, क्योंकि जो सिटी सेंटर कहाँ पे है उसकी नोटिस आई है, और कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड आए हैं लेकिन सबके नहीं आए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। कई बच्चों से, वालिदैन से बात हुई, उन्होंने कहा हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, हम इम्तिहान नहीं देंगे या इसका शिफ्ट करा दें सेंटर, और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप समझते हैं कि इतना खर्चा भी नहीं हो सकता, और बच्चे के जो बच्चियां हैं वो ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनके साथ और उनके वालिदैन को जाना पड़ेगा। अगर एक तरफ का किराया 50 हजार रुपया है तो 1 लाख रुपए में तो पूरा कोर्स हो जाएगा। बिल्कुल शब्बीर, अगर सेंटर कश्मीर में नहीं बनता है तो जाहिर सी बात है कि इन छात्रों के सामने एक बड़ी परेशानी जरूर होगी। अब इंतजामिया क्या कुछ हल निकालता है ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कुपवाड़ा के नादिजब कलारूस में आग की वारदात, 2 घर आए आग की चपेट में। सेना और फायर ब्रिगेड ने चलाया बचाव अभियान, स्थानीय लोगों ने भी की मदद। जम्मू में मिनी कश्मीर में उमड़े सैलानी, मंदिरों के शहर में स्वर्ग का एहसास, सैलानियों के लिए भदरवा बना खास। कठुआ के सरहदी इलाकों में लकड़ी तस्करों के हौसले बुलंद, तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजबाग पुलिस और वन विभाग की टीम ने पहाड़पुर इलाके में लकड़ी से लदे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की।
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बारामूला से खबर है, जहां पुलिस ने एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन तीनों के नाम तौसीफ अहमद पर्रे निवासी अंदरगाम पट्टन लछीपुरा, उड़ी के निवासी गुलाम मोहम्मद लोन उर्फ गुल्ला और हिंसपुरा पट्टन के निवासी शहजाद अहमद मलिक उर्फ शाद पोंछ हैं। इन सभी को सेंट्रल जेल कोर्ट बलवाल जेल जम्मू में रखा गया है। बता दें कि तीनों आरोपियों के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सभी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगे हुए थे। और चलिए इस खबर पर और अपडेट लेने के लिए सीधे हमारे सहयोगी मुनीर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। मुनीर, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया बारामूला से और यह बताया जा रहा है कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लोग शामिल थे और इन्हें एक तरह से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। देखिए हुरारा, जिस तरह पहले ही चाहे सरकार हो चाहे सिक्योरिटी एजेंसियां हो, उन्होंने पहले ही वाजिया कर दिया था कि जो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में कोई भी शामिल होगा और पाया जाएगा, मुलव्वस पाया जाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है कि ये 3 लोग जो हैं इनको पहले गिरफ्तार किया गया है और इसके बाद जो पुलिस ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है, उन्हें बाकायदा तौर पर कहा गया है कि बाज आ जाए ऐसे जो एंटी सोशल एक्टिविटीज में मुलव्वस थे ये, मगर पुलिस के मुताबिक ये बाज नहीं आए हैं और इन्हें जो जेल में बंद थे और कैदी सलासी थे और अब उन्हें जो जम्मू कोट बिरवाल सेंट्रल जेल है उन्हें वहां मुंतकिल किया गया, वहां बंद करके रखा गया है। और ये इनमें एक उड़ी का रहने वाला है और 2 जो है पट्टन के इंदरगाम और सिंहपुरा पट्टन के रहने वाले 2 इसमें जो लोग हैं। और इसी तरह जो पुलिस ने वाजिया कर दिया है, क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो भी मुल्क दुश्मन अनासर है, मुल्क के खिलाफ जो किसी भी कार्रवाई में मुलव्वस पाए जाएंगे या कोई ऐसी एक्टिविटीज अंजाम देंगे जिससे मुल्क की सालमियत को खतरा हो, मुल्क के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यहाँ इन तीनों को ऐसे ही सूरत में जब पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर इतला मिली है कि ये एंटी नेशनल सोशल एक्टिविटीज में ये मुलव्वस है, ये उसमें कार्रवाई कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और अब उन्हें सेंट्रल जेल मुंतकिल किया गया है। और इसी तरह ये वाजिया पैगाम पुलिस ने दिया है, सिक्योरिटी एजेंसीज दे रही है कि जो भी मुल्क के खिलाफ कहीं पे भी मुलव्वस पाया जाएगा, मुल्क के खिलाफ ना करे जो भी, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मौका दिया जा रहा है ताकि मुल्क के खिलाफ ना करे, बाज आ जाए। यहाँ यही हुआ है। बिल्कुल मुनीर, इनके बारे में तीनों मुल्जिमीन के बारे में बताया जाता है कि इससे पहले भी इस तरह की जो गतिविधियां थी, इस तरह की जो कार्रवाई थी, उसमें ये इससे पहले भी मुलव्विस रहे थे और इससे पहले भी इनको सजा हो चुकी है। देखिए हुरेरा, जरूर, क्योंकि इससे पहले जब उन्हें पकड़ा गया था, गिरफ्तार किया गया था, तो उसके बाद बहुत से उनके खिलाफ बहुत से केसेस दर्ज थे, मुकदमा जो है मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मुकदमात जो है वो दर्ज थे। और उसके बाद उन्हें कहा गया है कि आप बाज आ जाएं, मगर उसके खिलाफ फिर भी ये करने लगे हैं, ऐसी सरगर्मियां अंजाम देने लगे हैं और बाज नहीं आए हैं। और उसके बाद पुलिस ने फिर से उन्हें वहाँ यानी अरेस्ट किया गया है और उसके बाद जब बाज ना आए तो अब उन्हें सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया गया है, वहां उन्हें रखा गया है। जी हुरेरा। चलिए मुनीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुक्खू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टर्स को बड़ा तोहफा दिया है और पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ तो पड़ेगा, लेकिन सुक्खू सरकार ने यह फैसला मानवीय दृष्टिकोण के तहत लिया है। हालांकि ट्रांसपोर्ट ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की अपील की है। तो हिमाचल से इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुक्खू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टर्स को बड़ा तोहफा दिया है और अब पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्स में राहत सरकार की तरफ से दी गई है। इससे सरकारी खजाने पर हालांकि आर्थिक बोझ पड़ेगा, लेकिन सुक्खू सरकार ने ये मानवीय दृष्टिकोण से ये कदम उठाया है और ये फैसला लिया है। हालांकि दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टर्स ने 1 नंबर परमिट के सालाना शुल्क को भी माफ करने की सरकार से अपील की है। तो लाखों ट्रांसपोर्टर्स को बड़ा तोहफा सुक्खू सरकार ने दिया है और अब सरकार ने जो शुल्क है पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में एक बड़ी राहत दी है।
हालांकि सरकारी खजाने से इस पर एक बड़ा आर्थिक बोझ भी पड़ेगा, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के तहत सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो हिमाचल से बड़ी खबर, जहां सुखू सरकार ने लाखों ट्रांसपोर्टर्स को बड़ा तोहफा दिया और पैसेंजर्स एंड गुड्स टैक्स में अब राहत दी है। इससे सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। और हमारे सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। राजेंद्र, जो खबर आ रही कि सुखू सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लाखों ट्रांसपोर्टरों को बड़ा तोहफा दिया है और अब पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स में राहत दी है सरकार ने। बिल्कुल अब्बू, बड़ी राहत, लंबे समय से राहत की मांग कर रहे थे ट्रांसपोर्टर्स को मिल रही है। कोरोना काल से लेकर अब तक जो अलग अलग कारणों से ट्रांसपोर्टर सेक्टर प्रभावित हुआ है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स को ऐसे में दिक्कत सामना झेलनी पड़ रही थी। कोरोना काल में हम कह सकते हैं लगभग 2 वर्ष का समय ऐसा बीता कि जब ट्रांसपोर्टर्स का बिजनेस पूरी तरह से ठप रहा, प्रभावित रहा, और उसको अब राहत इनकी तरफ से, सरकार की तरफ से दी गई है। हालांकि लंबे समय से ट्रांसपोर्टर मांग कर रहे थे। पूर्व सरकार की तरफ से भी ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से लगातार मुलाकात मुख्यमंत्री के साथ की गई थी, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ की गई थी, लेकिन उस वक्त कोई बड़ी राहत उनको नहीं मिली। इसके बाद फिर जब कांग्रेस सरकार बनी तो मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह से मुलाकात ट्रांसपोर्टर्स यूनियन ने की। इसके अलावा परिवहन मंत्री के साथ मुलाकात की और लगातार अपनी डिमांड को वो मंत्रियों के सामने और सरकार के सामने रखते गए। फिर अब जाकर एक राहत भरी खबर ट्रांसपोर्टर्स के लिए है। एक राहत सरकार ने दी है कि एक मुश्त जो मूलधन है वो अगर ट्रांसपोर्टर टैक्स का जमा कराते हैं तो 30 तारीख तक, 30 जून तक, तो उनके ऊपर किसी भी प्रकार का ब्याज या टैक्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे, उसके ऊपर राहत मिलेगी। तो ये बड़ी राहत सरकार के लिए, इन ट्रांसपोर्टर्स के लिए है, क्योंकि जब बिजनेस इनका ठप हुआ था, चाहे कोरोना काल में ठप हुआ था, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में जब सीमेंट कंपनियों की हड़ताल हुई, सीमेंट कंपनियों पर तालाबंदी हुई, उसके बाद भी ट्रक यूनियन को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। तो उस समय भी काफ़ी नुकसान इनको झेलना पड़ा, लंबे समय तक सीमेंट प्लांट बंद रहे। तो ऐसे में जो बैंक की किस्त थी वो लगातार बढ़ती गई, बैंक की तरफ से जो ब्याज था वो लगातार बढ़ता गया और आर्थिक स्थिति डगमगा गई, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अधिकांश ट्रांसपोर्टर छोटे ट्रांसपोर्टर हैं। तो ऐसे में बैंक से लोन लेकर ही ट्रक या छोटे वाहन खरीदते हैं और फिर उसकी किस्त की अदायगी धीरे धीरे की जाती है। लेकिन जब बिजनेस ठप होता है तो किस्त की अदायगी रुक जाती है, जो कंटिन्यूस अदायगी होती है, उसके अलावा घर की जो आर्थिक स्थिति है वो भी बिगड़ जाती है। ऐसे में लगातार डिमांड ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से की जा रही थी और अब सरकार ने निर्णय लिया है, इनको राहत प्रदान की गई है। बिल्कुल राजेंद्र, सरकार ने यह फैसला जरूर लिया है, लेकिन सरकार के लिए इतना आसान नहीं था यह फैसला लेना, क्योंकि पहले ही सरकार का जो खजाना है वो एक तरह से खस्ता हाल है, खाली है, और अब जो फैसला लिया गया इससे भी सरकारी खजाने पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा। बिल्कुल अबू, महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश के लोगों को आगे आने वाले 5 से 6 महीने तक बड़े फैसले लेने के लिए, बड़े फैसलों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और खराब आर्थिक स्थिति के बीच में इस प्रकार के रिबेट देना, ये जरूर विरोधाभासी दोनों चीजें आपस में है। एक तरफ जहां पेट्रोल डीजल पर से स्टेट वैट का कम किया जाता है, जो रियायत थी उसको कम किया जाता है, 3 से 4 रुपए तक पेट्रोल डीजल महंगा हिमाचल प्रदेश में होता है। उसके बाद फिर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो अन्य चार्जेस हैं उनको बढ़ाने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती है और लगातार कहा जाता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए जनता को कड़े निर्णयों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा और इसमें प्रदेश सरकार का साथ देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार के निर्णय, रिबेट की बात कही जाती है और सरकार की तरफ से एक सेक्शन के लिए, तो जरूर दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं। एक तरफ आम जनता के ऊपर टैक्सेस इंक्रीज किए जा रहे हैं, लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी तरफ हालांकि प्राइवेट सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन कदम है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हिमाचल सरकार का अधिक इन्वेस्टमेंट नहीं है और ऐसे में अधिकांश अगर माल ढुलाई की बात करें तो वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर के हवाले ही है। और ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिश की गई है इनको बूस्टअप करने की, दोबारा से पटरी पर लाने की, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए कठिन फैसला जरूर है, बड़ा फैसला भी
जरूर है, क्योंकि काफी नुकसान हिमाचल सरकार को इस फैसले के बाद अब झेलना पड़ेगा। और अन्य वर्ग भी सामने आएंगे जो लगातार डिमांड कर रहे हैं रिबेट की या अलग अलग छूट की मांग कर रहे हैं, वो भी अपना प्रेशर बढ़ाना अब शुरू करेंगे। बिल्कुल राजेंद्र, ट्रांसपोर्टर्स ने इसके अलावा 1 नंबर परमिट का जो सालाना शुल्क होता है उसे भी माफ करने की सरकार से अपील की है। क्या सरकार इस तरफ भी कोई कदम उठा सकती है? काफ़ी मुश्किल अबू लग रहा है इस फैसले को मानना सरकार को, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत सी विसंगतियां भी आ जाएंगी और अदायगी सरकार के ऊपर बहुत बड़ी होगी। जो एक सोर्स ऑफ इनकम है ट्रांसपोर्टर्स से सरकार को, कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम है, वो भी फिर बंद हो जाएगा। तो ऐसे में कई दिक्कतें इसमें हैं। अब फिलहाल निकट भविष्य में ये होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में सरकार की क्या पॉलिसीज रहती हैं ये ज़रूर देखना होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें 1 साल या 6 महीने के अंदर, तो ये काफ़ी बड़ा फैसला होगा और कई विसंगतियां भी इसके अंदर आ जाएंगी नियमों को लेकर, और एक बड़ा नुकसान भी जो इनकम है सरकार की रेगुलर इनकम है उसको भी होगा। तो ऐसे में फिलहाल लग नहीं रहा है कि सरकार ट्रांसपोर्टर्स के इस फैसले को अभी 1 साल के अंदर या आने वाले निकट भविष्य में इस फैसले को मानेगी। हालांकि प्रेशर ज़रूर ट्रांसपोर्टर्स बना रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि जिस प्रकार से पहले वाली मांग मानी गई उसी प्रकार से ये अगली मांग भी सरकार माने और ये जो राहत है ये ट्रांसपोर्टर्स को प्रदान की जाए। लेकिन फिलहाल ये लग नहीं रहा है, क्योंकि और सेक्टर्स भी हैं ट्रांसपोर्टर्स के अलावा जो अलग अलग फिर व्यापारी वर्ग हैं, वो भी फिर जो रियायत है लगातार मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से, उनकी मांग भी तेज हो जाएगी। और हाँ, और वो प्रेशर भी फिर प्रदेश सरकार के ऊपर होगा, क्योंकि सबको अगर साथ लेकर चलना है तो फिर इस प्रकार के निर्णय फिर सभी वर्गों के लिए प्रदेश सरकार को करने होंगे। और इसके अलावा अगर कहें तो कर्मचारी वर्ग एक बड़ा वर्ग हिमाचल प्रदेश में है, तो ऐसे में उनके लिए वो भी लगातार अपने वेतन भत्तों की अदायगी की मांग कर रहे हैं। उसको लेकर भी प्रदेश सरकार के ऊपर बड़ा आर्थिक बोझ हम कह सकते हैं वो निकट भविष्य में पड़ने वाला है। तो ऐसे में आर्थिक स्थिति को देखते हुए फिलहाल इस प्रकार के रियायतों वाले फैसले लेना सरकार के लिए काफी कठिन और बड़ा निर्णय है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेंद्र तफसील से इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो लाखों ट्रांसपोर्टर्स को सरकार ने एक तरह से राहत दी है और टैक्स में एक बड़ी छूट का सरकार ने ऐलान किया। हालांकि इससे सरकारी खजाने पर एक बड़ा बोझ, आर्थिक बोझ जरूर पड़ेगा। तो चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।